नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि जीवन जीने की कला को समझने की कोशिश करते हैं। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, क्या मैं सचमुच बुद्धिमान हूं? दिखावे की डिग्रियां, बड़े बड़े शब्द या तेज बोलने की कला, ये सब बुद्धिमानी नहीं होती। सच्ची बुद्धिमत्ता चुपचाप हमारे भीतर रहती है, हमारे निर्णयों में, व्यवहार में और हमारी दृष्टि में। आज की इस गहरी यात्रा में हम जानेंगे वो 35 बातें जो अगर आपके अंदर है तो यकीन मानिए आप सच में बुद्धिमान हैं। इस वीडियो को सिर्फ देखना नहीं बल्कि महसूस करना। हर गुण के साथ हम एक कहानी सुनेंगे, एक विचार पर मंथन करेंगे और अंत तक जरूर बने रहिएगा। आखिरी गुण शायद आपकी पूरी सोच को एक नई दिशा दे सकता है। और हाँ, इस ज्ञान के सफर को शुरू करने से पहले अगर ये बातें आपके दिल को छूने लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। गुण 1, सुनना सीखना बोलने से ज्यादा जरूरी है। हमारा पहला गुण शायद सबसे सरल लेकिन सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला गुण है, सुनने की कला। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर कोई अपनी बात कहना चाहता है, हर कोई अपनी आवाज सुनाना चाहता है। हमें लगता है कि जो ज्यादा बोलता है वो ज्यादा जानता है, लेकिन बुद्धिमत्ता का रास्ता इसके ठीक विपरीत है। इसे एक बहुत ही सुंदर कहानी से समझते हैं, बुद्ध और बातूनी युवक की। एक बार की बात है, एक युवक था जिसे अपने ज्ञान पर बड़ा घमंड था। उसने कई शास्त्र पढ़े थे और वो तर्क वितर्क में माहिर था। उसने गौतम बुद्ध की ख्याति सुनी और उन्हें चुनौती देने या यूं कहें कि उन पर अपने ज्ञान का रौब जमाने के लिए उनके पास पहुंच गया। वो बुद्ध के सामने बैठते ही बोलना शुरू हो गया। वो दर्शन की बातें करने लगा, आत्मा परमात्मा पर अपने विचार रखने लगा और जीवन के गूढ़ रहस्यों पर अपनी राय देने लगा। वो लगातार बोले जा रहा था। अपनी आवाज में एक अहंकार और अधीरता थी। वो चाहता था कि बुद्ध उसकी बातों से प्रभावित हो। गौतम बुद्ध शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर एक हल्की करुणामयी मुस्कान थी। वे बस उसे देख रहे थे, उसकी हर बात को ध्यान से सुन रहे थे, बिना टोके, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। जब युवक बोलते बोलते थक गया और उसने देखा कि बुद्ध पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा है तो वो थोड़ा चिढ़ गया। उसने पूछा, हे महात्मा, मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, इतने गहरे ज्ञान की बातें कर रहा हूं और आप चुप है, आप कुछ कहते क्यों नहीं? बुद्ध अपनी उसी शांत मुस्कान के साथ बोले, पुत्र, मैं तो बोलने को तैयार हूं, लेकिन पहले तुम सुनना तो शुरू करो। उन्होंने आगे समझाया, तुम्हारा पात्र पहले से ही तुम्हारे अपने विचारों से लबालब भरा हुआ है। जब तक तुम उसे खाली नहीं करोगे उसमें मेरे शब्द कैसे समाएंगे? तुम सुन नहीं रहे हो, तुम बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो ताकि तुम फिर से बोल सको। वो एक वाक्य उस युवक के अहंकार पर किसी हथौड़े की तरह लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो सुनने के लिए नहीं, सिर्फ सुनाने के लिए आया था। उस दिन उसने बुद्धिमत्ता का पहला पाठ सीखा। दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा एक अच्छा श्रोता होता है, क्योंकि सुनना सिर्फ कानों का काम नहीं है, ये दिल और दिमाग का काम है। ये सिर्फ शब्दों को पकड़ना नहीं बल्कि शब्दों के पीछे छिपे भाव को, दर्द को, खुशी को और अनकही बातों को समझना है। तो अब आप खुद से पूछिए, जब कोई मुझसे बात करता है तो क्या मैं सच में उसे सुनता हूं या मैं अपने मन में अपना जवाब तैयार कर रहा होता हूं? कमेंट बॉक्स में पूरी ईमानदारी से लिखिए, आप एक अच्छे श्रोता हैं या एक अच्छे वक्ता। इस एक सवाल का जवाब आपको आपके व्यक्तित्व का आईना दिखा देगा। गुण 2, सवाल पूछने की कला बुद्धिमत्ता का दूसरा स्तंभ है। सही सवाल पूछने की हिम्मत और कला। हमारे समाज में अक्सर सवाल पूछने को अज्ञानता की निशानी माना जाता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है, चुप रहो, ज्यादा सवाल मत करो। हमें डर लगता है कि अगर हम सवाल पूछेंगे तो लोग हमें बेवकूफ समझेंगे। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि इसका ठीक उल्टा सच है। जवाब आपको कुछ समय के लिए ज्ञान दे सकता है, लेकिन एक अच्छा सवाल
आपको जिंदगी भर के लिए सीखने के रास्ते पर डाल देता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो प्रश्न नहीं पूछता वो या तो सब कुछ जानता है, जो कि असंभव है, या फिर वो कुछ भी नहीं जानना चाहता, जो कि मूर्खता है। बुद्धिमत्ता मान लेने में नहीं, बल्कि जानने की इच्छा में है, और जानने की इच्छा सवालों से ही जन्म लेती है। दो शिष्य और पेड़ का रहस्य की कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गुरुकुल में दो शिष्य थे, आरव और नकुल। दोनों ही बहुत मेहनती थे। एक दिन गुरु उन्हें एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे ले गए और बोले, ये पेड़ सैकड़ों वर्षों से यहाँ खड़ा है। ये हमें जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। नकुल ने सिर हिलाया और कहा, जी गुरुदेव, मैं समझ गया। ये पेड़ हमें स्थिरता और मजबूती सिखाता है। उसने मान लिया कि उसे जवाब मिल गया, लेकिन आरव चुप रहा। उसके चेहरे पर एक गहरी सोच थी। उसने पूछा, गुरुदेव, आपने कहा ये पेड़ सिखाता है, पर ये इतना विशाल कैसे बना? इसके बीज में ऐसी क्या शक्ति थी? ये बिना किसी सहारे के इतने तूफानों का सामना कैसे कर लेता है? इसकी जड़ें कितनी गहरी होंगी? क्या इसकी हर पत्ती का एक ही काम है? गुरु मुस्कुराए। उन्होंने नकुल की ओर देखा और फिर आरव की ओर। उन्होंने कहा, नकुल, तुमने उत्तर को स्वीकार कर लिया, लेकिन आरव, तुमने उत्तर की खोज शुरू की है। चलो, आज हम तुम्हारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। उस दिन गुरु ने आरव को जड़, तना, पत्तियां, बीज और पारिस्थितिकी तंत्र का वो गहरा ज्ञान दिया जो नकुल कभी नहीं सीख पाया, क्योंकि नकुल ने जवाब पर रुकना चुना और आरव ने सवालों के साथ आगे बढ़ना। सालों बाद आरव अपने समय का एक महान वनस्पति शास्त्री और ज्ञानी बना, जबकि नकुल एक सामान्य जानकार बनकर रह गया। दोस्तों, बुद्धिमान लोग कभी भी जानकारी को यूं ही स्वीकार नहीं करते। वे उसके में उतरते हैं। वे क्या से ज्यादा क्यों और कैसे पर ध्यान देते हैं। अगली बार जब आप किसी मीटिंग में हो, किसी क्लास में हो, या ये वीडियो ही देख रहे हो, तो चुप मत रहिए। अगर मन में कोई सवाल आए तो पूछिए। आपकी एक जिज्ञासा आपको ज्ञान के एक नए दरवाजे तक ले जा सकती है। कमेंट करके बताइए, आपने हाल ही में कौन सा ऐसा सवाल खुद से या किसी और से पूछा जिसने आपकी सोच को एक नया आयाम दिया? गुण 3, धैर्य। तुरंत प्रतिक्रिया नहीं, सोच समझकर उत्तर। बुद्धिमत्ता का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण गुण है धैर्य। विशेष रूप से अपनी भावनाओं के उबाल में धैर्य रखना। जब कोई हमारा अपमान करता है, जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं, या जब हम पर कोई झूठा आरोप लगता है, तो हमारा पहला आवेग क्या होता है? तुरंत प्रतिक्रिया देना, रिएक्ट करना। हम गुस्से में चिल्लाते हैं, बचाव में बहस करते हैं, या घबराहट में कोई गलत फैसला ले लेते हैं। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति प्रतिक्रिया, रिएक्शन और उत्तर के बीच का फर्क जानता है। प्रतिक्रिया भावनात्मक होती है, बिना सोची समझी। ये एक जानवर की प्रवृत्ति है। उत्तर विवेकपूर्ण होता है, शांत मन से सोचा समझा। ये एक बुद्धिमान इंसान की निशानी है। कहानी, समुराई और उसकी शांत तलवार। प्राचीन जापान में एक महान समुराई योद्धा था जिसका नाम था केंजी। उसकी तलवारबाजी के चर्चे दूर दूर तक थे, लेकिन उसकी तलवार से ज्यादा मशहूर था उसका धैर्य। एक दिन एक युवा अहंकारी योद्धा उसे चुनौती देने आया। वो केंजी को सबके सामने अपमानित करके प्रसिद्धि पाना चाहता था। उसने बाजार के बीच में केंजी को ललकारा और उन पर भद्दे से भद्दे आरोप लगाए। उसने उनके पूर्वजों को गाली दी, उनकी कायरता का मजाक उड़ाया। केंजी शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वे बस उसे देखते रहे। ये देखकर युवा योद्धा और भी क्रोधित हो गया। उसने केंजी के चेहरे पर थूक दिया। फिर भी केंजी शांत रहे। उन्होंने बस अपनी रेशमी रुमाल से अपना चेहरा पोंछा और चुपचाप वहां से जाने लगे। केंजी के शिष्य हैरान और गुस्से में थे। उन्होंने केंजी को घेरा और कहा, गुरुजी, आपने उस दुष्ट को सबक क्यों नहीं सिखाया? आपने अपनी तलवार क्यों नहीं निकाली? आपने हमारा सिर शर्म से झुका दिया। केंजी ने रुककर अपने शिष्यों से पूछा, अगर कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वो उपहार किसका रहता है? एक शिष्य ने कहा, वो उपहार देने वाले का ही रहता है।
केंजी ने कहा, बिल्कुल सही। उस व्यक्ति ने मुझे क्रोध, अपमान और घृणा का उपहार देने की कोशिश की। मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। तो अब वो सारा क्रोध और अपमान किसके पास रह गया? उन्होंने समझाया, मेरी तलवार मेरी मर्जी से निकलती है, किसी और के उकसाने से नहीं। तुरंत प्रतिक्रिया देना कमजोरी है। शांत रहकर सही समय और सही कदम का इंतजार करना ही असली ताकत है। दृश्य, वो युवा योद्धा अकेले में अपने गुस्से से जल रहा है, जबकि केंजी शांत है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि असली नियंत्रण दूसरों पर नहीं, खुद पर होता है। अगली बार जब आप किसी मुश्किल स्थिति में हो, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले बस 3 सेकंड रुके, एक गहरी सांस ले। ये छोटा सा पॉज आपके दिमाग को भावनाओं के चंगुल से निकालकर सोचने का मौका देगा। अगर आप मानते हैं कि धैर्य ही असली शक्ति है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और कमेंट में लिखिए, मैं धैर्य का अभ्यास करूंगी। गुण 4, सीखने की भूख कभी नहीं मिटती। बहुत से लोग एक उम्र के बाद, एक डिग्री पाने के बाद या एक पद पर पहुंचने के बाद सीखना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अब वे सब कुछ जान चुके हैं। ये सोच बुद्धिमत्ता के द्वार पर ताला लगा देती है। एक सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि ज्ञान एक अथाह सागर है और हम पूरी जिंदगी में उसकी कुछ बूंदें ही चख पाते हैं। इसलिए वो हमेशा एक छात्र बना रहता है। वो उम्र, पद या अनुभव को सीखने के आड़े नहीं आने देता। वो एक बच्चे से भी सीखने को तैयार रहता है और एक किताब से भी। ये गुण व्यक्ति को विनम्र और प्रासंगिक बनाए रखता है। कहानी, बूढ़ा किसान और उसकी रोज की किताब। एक गांव में एक 70 वर्षीय किसान रहता था। वो दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करता और हर शाम घर आकर कुछ देर के लिए कोई न कोई किताब जरूर पढ़ता। कभी वो खेती की नई तकनीकों के बारे में पढ़ता, कभी इतिहास तो कभी दर्शन। गांव के कुछ नौजवान उसे देखकर हंसते थे। एक दिन एक लड़के ने मजाक में पूछ ही लिया, बाबा, अब इस उम्र में ये सब पढ़कर क्या करोगे? जितनी जिंदगी जीनी थी जी ली, अब आराम करो। बूढ़े किसान ने अपनी नजरें किताब से हटाई, मुस्कुराया और बहुत ही गहरा जवाब दिया। उसने कहा, बेटा, क्या ये पेड़ जिसकी छाव में तुम खड़े हो एक उम्र के बाद पानी पीना और धूप लेना बंद कर देता है? नहीं, जब तक वो जिंदा है वो हर दिन जमीन से पोषण लेता है। अगर वो पोषण लेना बंद कर दे तो वो सूख कर मर जाएगा। उसने आगे कहा, ठीक इसी तरह ज्ञान मेरे दिमाग का पोषण है। मैं इसलिए नहीं पढ़ता कि मुझे कुछ बनना है, मैं इसलिए पढ़ता हूं क्योंकि मैं अभी जिंदा हूं। और जब तक मैं जिंदा हूं, मेरा दिमाग भी जिंदा रहना चाहिए। जिस दिन मैंने सीखना बंद कर दिया, समझ लेना कि मैं जीते जी मर गया। वो नौजवान निशब्द हो गया। उसे समझ आया कि सीखना किसी MC टायु लक्ष्य को पाने का साधन नहीं, बल्कि जीवन को सार्थक रूप से जीने का तरीका है। दोस्तों, ये कहानी हमें एक शक्तिशाली संदेश देती है। अपनी सीखने की खिड़कियों को कभी बंद मत कीजिए। दुनिया हर पल बदल रही है। जो आज सच है वो कल पुराना हो सकता है। क्या आपने आज कुछ नया सीखा? चाहे वो एक नया शब्द हो, एक नया स्किल हो या किसी इंसान से मिला कोई नया अनुभव हो। कमेंट में बताइए, आज आपने क्या नया सीखा? अगर अभी तक कुछ नहीं सीखा तो कोई बात नहीं। ये वीडियो खत्म होने के बाद 5 मिनट के लिए कुछ भी नया पढ़ने या सीखने का संकल्प लीजिए। यही बुद्धिमत्ता की ओर पहला कदम है। गुण 5, आत्मनिरीक्षण, खुद से सवाल करने की शक्ति। बुद्धिमत्ता का 5वां गुण बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि भीतर की दुनिया से जुड़ा है। इसे कहते हैं आत्मनिरीक्षण। हम दिन भर दूसरों को देखते हैं, दूसरों को परखते हैं, दूसरों की गलतियां निकालते हैं। ये बहुत आसान है, लेकिन सबसे मुश्किल काम है आईने में खुद को देखना और खुद से कड़वे सवाल पूछना। एक बुद्धिमान व्यक्ति ये मुश्किल काम हर रोज करता है। वो जानता है कि सबसे बड़ी लड़ाई और सबसे बड़ा सुधार अपने अंदर ही होना है। वो दूसरों को बदलने की कोशिश करने से पहले खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देता है। कहानी, राजा और उसके 3 सवाल। एक राजा था जो बहुत न्यायप्रिय और अपनी प्रजा का प्रिय था।
लेकिन उसके अंदर एक बात थी जो उसे हमेशा बेचैन रखती थी। वो खुद को और बेहतर कैसे बनाए? उसने अपने गुरु से इसका उपाय पूछा। गुरु ने उसे एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास दिया। उन्होंने कहा, राजन, हर रात सोने से पहले और किसी से बात किए बिना बस 5 मिनट के लिए अकेले बैठना और पूरी ईमानदारी से खुद से ये 3 सवाल पूछना। आज मैंने क्या अच्छा काम किया? आज मुझसे क्या गलती हुई? मैं कल खुद को आज से बेहतर कैसे बना सकता हूं? राजा ने उस दिन से ये अभ्यास शुरू कर दिया। शुरू में ये बहुत मुश्किल लगा। उसका अहंकार उसे अपनी गलतियां मानने से रोकता था, लेकिन धीरे धीरे उसे इसकी आदत पड़ गई। जब वो सोचता कि आज उसने क्या अच्छा किया तो उसे संतोष मिलता। जब वो अपनी गलती को पहचानता तो उसे विनम्रता का एहसास होता, और जब वो कल के सुधार के बारे में सोचता तो उसे एक नई दिशा और उम्मीद मिलती। कुछ ही महीनों में राजा के व्यवहार और उसके फैसलों में एक अद्भुत परिपक्वता और शांति आ गई। वो पहले से भी ज्यादा बुद्धिमान और संतुलित शासक बन गया, क्योंकि अब वो सिर्फ बाहर की दुनिया पर नहीं बल्कि अपने मन पर भी राज करना सीख गया था। दृश्य: राजा शांति से आंखें बंद किए बैठा है और उसके चेहरे पर एक गहरी समझ का भाव है। दोस्तों, ये 3 सवालों का अभ्यास कोई भी कहीं भी कर सकता है। ये आपके जीवन का सबसे शक्तिशाली टूल बन सकता है। अगर आप हर रात सोने से पहले खुद से ये 3 सवाल पूछने का नियम बना लें, तो यकीन मानिए आप हर गुजरते दिन के साथ बुद्धिमत्ता की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे। कमेंट करके बताइए, क्या आपने कभी खुद से इस तरह के सवाल किए हैं? अगर नहीं, तो क्या आज रात से आप इस शुरुआत करने के लिए तैयार हैं? गुण 6, अहम को तोड़कर विनम्र बनना। बुद्धिमत्ता का छठा गुण शायद सबसे विरोधाभासी लगता है, वो है विनम्रता। हमें लगता है कि ज्ञानी व्यक्ति वह है जो आत्मविश्वास से भरा हो, जिसे अपनी क्षमताओं पर गर्व हो। लेकिन सच्चा ज्ञानी जानता है कि अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन है। अहंकार एक भरे हुए बर्तन की तरह है जिसमें ज्ञान की एक बूंद भी और नहीं डाली जा सकती। विनम्रता का अर्थ खुद को कम समझना नहीं है। इसका अर्थ है खुद के बारे में कम सोचना। ये समझना कि इस ब्रह्मांड में मैं एक छोटा सा कण हूं और अभी मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। जब आप विनम्र होते हैं तभी आप दूसरों से सीख पाते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार कर पाते हैं और लोगों का दिल जीत पाते हैं। कहानी राजा और खाली कटोरी। ये कहानी उसी राजा की है जो अपने ज्ञान के अहंकार में डूबा रहता था। उसने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े थे और वो मानता था कि उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। जब उसने बुद्ध की प्रसिद्धि सुनी तो वो उनसे मिलने गया, ये देखने के लिए कि बुद्ध उससे ज्यादा क्या जानते हैं। वो अपने पूरे लावल्श कर और शान शौकत के साथ बुद्ध के आश्रम पहुंचा। वो बुद्ध के सामने बैठा और बोला, मैंने सुना है आप बहुत ज्ञानी हैं, मुझे भी कुछ ज्ञान दीजिए। उसकी आवाज में मांग थी, विनम्रता नहीं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और अपने एक शिष्य को एक खाली कटोरी और एक चाय की केतली लाने को कहा। बुद्ध ने राजा के सामने रखी कटोरी में चाय डालना शुरू किया। कटोरी भर गई, लेकिन बुद्ध चाय डालते रहे। चाय छलक कर बाहर बहने लगी। राजा अधीर होकर बोला, आप ये क्या कर रहे हैं? कटोरी भर चुकी है और आप डाले जा रहे हैं, ये बर्बाद हो रही है। बुद्ध ने चाय डालना बंद किया, राजा की आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, राजन, ठीक यही तुम अपने साथ कर रहे हो। तुम्हारा मन पहले से ही तुम्हारे अपने ज्ञान और अहंकार से लबालब भरा हुआ है। जब तक तुम अपनी इस कटोरी को खाली करके मेरे सामने नहीं आओगे, मेरा कोई भी ज्ञान तुम्हारे अंदर कैसे जाएगा? वो तो बस बाहर ही बह जाएगा। उन्होंने कहा, अगर सच में कुछ सीखना चाहते हो तो एक खाली कटोरी बनकर आओ। उस दिन राजा को समझ आया कि सच्चा ज्ञान शस्त्रों में नहीं, शास्त्रों में नहीं, बल्कि विनम्रता में है। दोस्तों, क्या हमारी कटोरी भी हमारे अहंकार से भरी हुई है? क्या हम ये मानने को तैयार है कि हम सब कुछ नहीं जानते? बुद्धिमत्ता का पहला नियम है विनम्रता। ज्ञान कभी घमंड में नहीं, नम्रता में फलता फूलता है। नीचे कमेंट्स में लिखिए,
मैं एक खाली कटोरी बनने को तैयार हूं। अगर आप भी अहंकार को छोड़कर सीखने के लिए तैयार हैं। गुण 7, समस्याओं को समाधान में बदलने की कला। बुद्धिमत्ता का 7वां गुण बहुत ही व्यावहारिक है। ये है समस्या समाधान की मानसिकता। ज्यादातर लोग जब किसी समस्या का सामना करते हैं तो वे 3 चीजें करते हैं: शिकायत करना, दूसरों को दोष देना या निराश होकर बैठ जाना। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति का नजरिया अलग होता है। वो समस्या को एक बाधा के रूप में नहीं, बल्कि एक पहेली, पजल के रूप में देखता है। वो उसे एक अवसर के रूप में देखता है, कुछ नया सीखने का, अपनी क्षमताओं को परखने का और एक नया रास्ता खोजने का। वो शिकायत करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करता, वो समाधान खोजने में अपनी ऊर्जा लगाता है। वो पूछता है, ठीक है, ये समस्या है, अब इसे हल करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। कहानी 2 लकड़हारे और नदी की बाढ़। एक गांव में 2 लकड़हारे रहते थे, मोहन और सोहन। वे रोज जंगल से लकड़ी काट कर लाते और शहर में बेचकर अपना गुजारा करते थे। गांव और जंगल के बीच एक नदी पड़ती थी, जिस पर एक छोटा सा लकड़ी का पुल था। एक रात भारी बारिश के कारण नदी में बाढ़ आ गई और वो पुल बह गया। अगली सुबह जब दोनों लकड़हारे नदी के किनारे पहुंचे तो पुल को गायब देखकर सोहन निराश हो गया। वो सिर पकड़कर बैठ गया और किस्मत को कोसने लगा। अब क्या होगा? हमारी तो रोजी रोटी ही छिन गई। अब हम नदी पार कैसे करेंगे? सरकार भी कुछ नहीं करती। वो दिन भर वही बैठकर शिकायत करता रहा, लेकिन मोहन चुपचाप स्थिति को देख रहा था। उसने शिकायत नहीं की, उसने सोचना शुरू किया। पुल टूट गया, ये एक समस्या है, इसका समाधान क्या है? उसने देखा कि बाढ़ के कारण बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ बहकर किनारे आ लगे हैं। उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। उसने सोहन से कहा, चलो, रोने से कुछ नहीं होगा, हम इन लकड़ियों से एक नाव बनाते हैं। सोहन ने कहा, पागल हो गए हो, हमें नाव बनानी नहीं आती। मोहन ने कहा, कोशिश तो कर सकते हैं। मोहन ने अकेले ही काम शुरू कर दिया। कुछ अन्य गांव वालों की मदद से कुछ ही दिनों में उसने एक छोटी लेकिन मजबूत नाव तैयार कर ली। अब न केवल वो खुद नदी पार करके लकड़ी ला सकता था, बल्कि वो गांव के अन्य लोगों को भी थोड़े से शुल्क पर नदी पार कराने लगा। जहां सोहन अपनी समस्या का रोना रो रहा था, वहीं मोहन ने अपनी समस्या को एक नए अवसर में बदल दिया था। उसकी आमदनी पहले से भी ज्यादा हो गई थी। दोस्तों, जीवन हम सबके सामने टूटे हुए पुल रखता है। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो रोता नहीं, बल्कि नाव बनाने की तरकीब सोचता है। क्या आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिसे लेकर आप सिर्फ शिकायत कर रहे हैं? आज से अपना नजरिया बदलिए, उसे एक चुनौती के रूप में देखिए और खुद से पूछिए, इसका रचनात्मक समाधान क्या हो सकता है? नीचे यस लिखिए अगर आपने कभी किसी मुश्किल को एक मौके में बदला है, और चाहे तो अपनी छोटी सी कहानी भी शेयर कर सकते हैं। आपकी कहानी दूसरों को प्रेरणा देगी। गुण 8, क्षमा करना और आगे बढ़ना। बुद्धिमत्ता का 8वां गुण मन की शांति से जुड़ा है। यह है क्षमा करने की शक्ति। जब कोई हमें धोखा देता है या हमारा दिल दुखाता है, तो हम उसके प्रति अपने मन में एक गांठ बांध लेते हैं। हम उस व्यक्ति से, उस घटना से नफरत करने लगते हैं। हमें लगता है कि ये नफरत करके हम उसे सजा दे रहे हैं। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि किसी को माफ न करना खुद गर्म कोयले को हाथ में पकड़कर ये उम्मीद करने जैसा है कि सामने वाला जलेगा। जलते हम खुद हैं। वो नफरत, वो कड़वाहट हमारे मन की शांति को, हमारी खुशी को और हमारी ऊर्जा को दीमक की तरह खा जाती है। क्षमा करना उस दूसरे व्यक्ति को दिया गया कोई तोहफा नहीं है, ये खुद को दिया गया सबसे बड़ा उपहार है। ये उस बोझ को उतार फेंकने और अतीत की जेल से खुद को आजाद करने का नाम है। कहानी बुद्ध और उनका अपमान करने वाला शिष्य। बुद्ध के एक चचेरे भाई और शिष्य थे जिनका नाम था देवदत्त। देवदत्त बुद्ध की प्रसिद्धि और सम्मान से बहुत ईर्ष्या करते थे। वे खुद संघ के प्रमुख बनना चाहते थे। इस ईर्ष्या में उन्होंने बुद्ध को मारने के कई प्रयास किए। उन्होंने उन पर चट्टान लुढ़काई, एक पागल हाथी को छोड़ा
और संग में फूट डालने की कोशिश की। हर बार बुद्ध बच गए, लेकिन उन्होंने कभी भी देवदत्त के प्रति कोई क्रोध या घृणा प्रकट नहीं की। वे शांत और करुणामय बने रहे। एक दिन बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, भगवान, देवदत्त ने आपके साथ इतना बुरा किया, आप उसे संघ से निकाल क्यों नहीं देते? आप उसके प्रति इतनी करुणा क्यों रखते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, आनंद, देवदत्त बीमार है। वो ईर्ष्या और घृणा के रोग से पीड़ित है। क्या एक वैद्य अपने रोगी से घृणा करता है? नहीं, वो उसका इलाज करने की कोशिश करता है। मेरी करुणा ही उसकी औषधि है। उन्होंने समझाया, अगर मैं अपने मन में उसके लिए घृणा रखूंगा तो मैं भी उसी की तरह बीमार हो जाऊंगा। उसे क्षमा करके मैं उसे नहीं बल्कि खुद को इस बीमारी से मुक्त रखता हूं। अंत में अपने जीवन के अंतिम क्षणों में देवदत्त को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वो बुद्ध से क्षमा मांगने आया। बुद्ध ने उसे हृदय से क्षमा कर दिया। दोस्तों, क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि बहुत बड़ी मानसिक शक्ति का प्रतीक है। ये दिखाता है कि आप अपनी शांति को किसी और की गलती से ज्यादा महत्व देते हैं। क्या आपके मन में भी कोई ऐसा बोझ है, किसी के लिए कोई पुरानी कड़वाहट? आज उसे जाने दीजिए। उस व्यक्ति को अपने मन में माफ कर दीजिए और खुद को उस बोझ से आजाद कीजिए। कमेंट करके बताइए, आपके लिए क्षमा करना आसान है या कठिन? इस पर बात करने से भी मन हल्का होता है। गुण 9, दूरदर्शिता, आज से आगे देखने की क्षमता। बुद्धिमत्ता का 9वां गुण है दूरदर्शिता, यानी आज के फैसलों का कल पर क्या असर होगा, ये देखने की क्षमता। ज्यादातर लोग तात्कालिक लाभ या सुख के लिए जीते हैं। वे आज की खुशी के लिए कल के भविष्य को दांव पर लगा देते हैं। जैसे आज जंक फूड खा लेना, कल की सेहत की परवाह किए बिना, या आज पैसे उड़ा देना, कल की जरूरत की चिंता किए बिना। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि जीवन एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। वो अपने हर कदम को सोच समझ कर रखता है। वो आज थोड़ी असुविधा सहने को तैयार रहता है ताकि उसका कल बेहतर और सुरक्षित हो सके। वो शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन की जगह लॉन्ग टर्म विजन को चुनता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो भविष्य में आने वाली मुसीबतों को पहले ही भांप लेता है और उनसे बचने का उपाय कर लेता है। ये गुण केवल वित्त या करियर में ही नहीं बल्कि रिश्तों और स्वास्थ्य में भी लागू होता है। आज आप अपने रिश्तों में जो समय और सम्मान का निवेश करेंगे वही कल आपको सहारा देगा। आज आप अपनी सेहत के लिए जो मेहनत करेंगे वही कल आपको बीमारियों से बचाएगा। तो खुद से पूछिए, क्या मेरे आज के फैसले मेरे कल को बेहतर बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं? क्या मैं सिर्फ आज के बारे में सोच रहा हूं या मेरे पास अगले 5 या 10 सालों का कोई विजन है? कमेंट में लिखिए, आपका अगले 5 साल का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? इसे लिखने से आपके दिमाग को एक स्पष्ट दिशा मिलेगी। गुण 10, अपने विचारों को नियंत्रित करना। और अब हम आते हैं उस 10वें और सबसे शक्तिशाली गुण पर, जो बाकी सभी 9 गुणों का आधार है। ये है अपने विचारों पर महारत हासिल करना। गौतम बुद्ध ने कहा था, हम जो कुछ भी हैं, वो हमने आज तक क्या सोचा है उसका परिणाम है। हमारा मन ही सब कुछ है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। ये एक बहुत गहरी बात है। हमारा बाहरी जीवन हमारे भीतरी विचारों का प्रतिबिंब मात्र है। अगर आपके विचार नकारात्मक, डरे हुए, क्रोधित या सीमित हैं, तो आपकी जिंदगी भी वैसी ही होगी। आप अवसरों को नहीं बल्कि समस्याओं को देखेंगे। आप लोगों में अच्छाई नहीं बल्कि बुराई खोजेंगे। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन का गुलाम नहीं बल्कि मालिक होता है। वो जानता है कि विचार आते जाते रहते हैं, बादलों की तरह। वो उन्हें पहचानता है लेकिन उनसे चिपकता नहीं। वो नकारात्मक विचारों को चुनौती देता है और सकारात्मक विचारों को पोषित करता है। ये वैसा ही है जैसे एक बगीचे का माली। वो जानता है कि बगीचे में फूल भी उगेंगे और खरपतवार भी। एक बुद्धिमान माली खरपतवार को पहचानकर उसे निकाल फेंकता है और फूलों को खाद पानी देता है। आप अपने मन के माली हैं। क्या आप अपने विचारों के बगीचे की देखभाल कर रहे हैं? अब आप पूरी ईमानदारी से बताइए,
क्या आप अपने विचारों पर नियंत्रण कर पाते हैं या आपके विचार आपको नियंत्रित करते हैं? तो दोस्तों, याद रखिए, बुद्धिमत्ता कोई मंजिल नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाला सफर है। ये हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने की एक खूबसूरत प्रक्रिया है। आपको इन सभी में परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस किसी एक गुण को साधने की शुरुआत कीजिए, बाकी धीरे धीरे आने लगेंगे। अगर इन बातों ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, अगर आपको लगा कि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि आपके लिए एक आईना था, तो हमारे इस प्रयास को अपना समर्थन दीजिए। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग मेरे वीडियो को दिल से सुनते हैं, कुछ सीखते हैं और कुछ अपना जीवन बदलने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो मैं सिर्फ व्यूज के लिए नहीं बनाता, बल्कि इसलिए बनाता हूं कि शायद बुद्ध की कोई एक बात आपके जीवन के अंधेरे को थोड़ा सा रोशन कर दे। अगर आपको मेरे प्रयास अच्छे लगते हैं और आप चाहते हैं कि मैं और भी बेहतर वीडियो बनाऊं और ज्यादा लोगों तक बुद्ध के संदेश पहुंचा सकूं, तो आप अपना छोटा सा समर्थन दे सकते हैं सुपर थैंक्स के जरिए। नीचे कमेंट के पास एक सुपर थैंक्स का बटन होता है, जहां से आप अपनी तरफ से आशीर्वाद की तरह एक छोटा सा योगदान दे सकते हैं। ये सिर्फ एक सहयोग नहीं, मेरे लिए आपके प्रेम और विश्वास की निशानी है। आपका एक सुपर थैंक्स मेरे दिल तक पहुंचता है और मुझे प्रेरणा देता है कि मैं और भी ज्यादा मेहनत करूं और ऐसे वीडियो बनाता रहूं जो आपके दिल को छू जाए। धन्यवाद, और चलते रहें उस राह पर जो भीतर की रोशनी की ओर जाती है। बुद्ध की वाणी से जुड़े और जीवन को भीतर से जाने। इस वीडियो को एक दिल से लाइक जरूर करिए। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप आज से कौन सा एक गुण अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेते हैं, और इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और हाँ, अगर आप हमारे इस ज्ञान के सफर में साथी बने रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। याद रखिए, आप बुद्धिमान बनने की क्षमता के साथ ही पैदा हुए हैं, बस उसे जगाने की देर है। गुण 11, अनिश्चितता में भी स्थिरता बनाए रखना। हमारा 11वां गुण बुद्धिमत्ता की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। अनिश्चितता में शांत और स्थिर रहना। जीवन कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता, ये उतार चढ़ाव से भरा है। आज सफलता है तो कल असफलता हो सकती है, आज सेहत है तो कल बीमारी आ सकती है। जब सब कुछ हमारे नियंत्रण में होता है, तब शांत रहना बहुत आसान है। लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब जमीन पैरों के नीचे से खिसक रही हो, जब भविष्य अनिश्चित हो, और फिर भी आप अपने मन की स्थिरता को बनाए रखें। एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि वो बाहरी तूफानों को नहीं रोक सकता, लेकिन वो अपने भीतर के लंगर को मजबूती से थाम सकता है। वो हालातों का गुलाम नहीं, अपने मन का स्वामी होता है। इस गुण को एक ज़ेन कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी ज़ेन गुरु और तूफान। एक बार एक ज़ेन गुरु अपने कुछ शिष्यों के साथ नाव में यात्रा कर रहे थे। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और एक भयानक तूफान आ गया। ऊंची ऊंची लहरें नाव से टकराने लगी। नाव बुरी तरह से डगमगाने लगी और ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल पलट जाएगी। सारे शिष्य डर के मारे कांप रहे थे। वे चीख रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे और मौत को अपने सामने देख रहे थे। लेकिन उन सब के बीच ज़ेन गुरु नाव के एक कोने में शांति से बैठे थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। ये देखकर एक शिष्य को थोड़ी हिम्मत मिली और थोड़ी हैरानी भी हुई। वो किसी तरह गुरु के पास पहुंचा और कांपती आवाज में बोला, गुरुजी, क्या आपको डर नहीं लग रहा? हम सब मरने वाले हैं और आप ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे किसी बगीचे में बैठे हों। गुरु ने अपनी आंखें खोली और शिष्य से पूछा, क्या इस नाव के डगमगाने से पहले तुम्हारा मन डगमगाया? उन्होंने आगे समझाया, तूफान बाहर है, मेरे भीतर नहीं। नाव लहरों पर है, लेकिन मेरा मन अपनी जगह पर स्थिर है। अगर मैं भी तुम्हारी तरह डर जाऊं तो क्या ये नाव बच जाएगी? नहीं, लेकिन अगर मैं शांत रहूं तो शायद मैं इस तूफान से निकलने का कोई रास्ता सोच पाऊं। डर समस्या को और बड़ा बना देता है, शांति समाधान का रास्ता खोलती है।
गुरु की इस शांति और स्थिरता ने शिष्यों में भी एक अद्भुत साहस भर दिया। उन्होंने डरना बंद कर दिया और मिलकर नाव को संभालने में लग गए। कुछ घंटों बाद तूफान शांत हो गया और वे सब सुरक्षित किनारे पहुंच गए। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के तूफान हमें नहीं डुबोते, हमें डुबोता है हमारे मन का डर और हमारी अस्थिरता। तो खुद से पूछिए, जब जीवन में मुश्किलें आती हैं, तो क्या आप हालातों के अनुसार बह जाते हैं या अपने मन के लंगर को थामे रखते हैं? अगर आप भी अपने मन का स्वामी बनने की राह पर हैं, तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, मैं अपने मन का स्वामी हूं। गुण 12, सूक्ष्मता से देखना और समझना बुद्धिमत्ता का 12वां गुण है। सूक्ष्म दृष्टि यानी चीजों को सिर्फ देखना नहीं, बल्कि उन्हें गौर से देखना। ज्यादातर लोग दुनिया को बहुत ही सतही तौर पर देखते हैं। वे शब्दों को सुनते हैं, लेकिन उनके पीछे के लहजे को नहीं पकड़ते। वे घटनाओं को देखते हैं, लेकिन उनके पीछे के पैटर्न को नहीं समझते। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति एक जासूस की तरह होता है। उसकी नजरें तेज होती हैं। वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है, जिन्हें बाकी दुनिया नजरअंदाज कर देती है। वो जानता है कि अक्सर बड़े बड़े सच छोटी छोटी डिटेल्स, विवरण में छिपे होते हैं। ये गुण उसे लोगों को बेहतर ढंग से समझने, धोखा खाने से बचने और सही निर्णय लेने में मदद करता है। कहानी राजा और 3 मूर्तियां। एक बार एक राजा के दरबार में एक विदेशी कारीगर आया। उसने राजा को 3 बिल्कुल एक जैसी दिखने वाली सोने की मूर्तियां भेंट की और कहा, महाराज, ये तीनों मूर्तियां दिखने में एक जैसी हैं, लेकिन इनमें से एक उत्तम है, एक मध्यम है और एक निकृष्ट है। अगर आपके दरबार में कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, तो वो इनके बीच का अंतर बता सकता है। राजा ने अपने सभी चतुर मंत्रियों को बुलाया। सबने मूर्तियों को बहुत ध्यान से देखा, तौला, परखा, लेकिन किसी को कोई अंतर समझ नहीं आया। सबने हार मान ली। राजा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। तभी राज्य के सबसे वृद्ध और अनुभवी मंत्री, जो अब सेवा से निवृत्त हो चुके थे, उन्हें बुलाया गया। मंत्री ने मूर्तियों को हाथ में नहीं लिया। उन्होंने बस कारीगर से एक पतला, लचीला तार मंगवाया। उन्होंने तार को पहली मूर्ति के कान में डाला। तार दूसरे कान से बाहर निकल आया। मंत्री ने कहा, यह निकृष्ट है। ये उन लोगों की तरह है जो एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। उन पर किसी बात का कोई असर नहीं होता। फिर उन्होंने तार को दूसरी मूर्ति के कान में डाला। तार मूर्ति के मुंह से बाहर आ गया। मंत्री ने कहा, यह मध्यम है। ये उन लोगों की तरह है जो सुनते तो हैं, लेकिन सुनी हुई हर बात को तुरंत दूसरों को बता देते हैं, बिना सोचे समझे। वे राज नहीं रख सकते। अंत में उन्होंने तार को तीसरी मूर्ति के कान में डाला। तार न तो दूसरे कान से निकला और न ही मुंह से। वो मूर्ति के अंदर ही रह गया और उसके पेट तक पहुंच गया। मंत्री मुस्कुराए और बोले, महाराज, ये उत्तम है। ये उन सच्चे बुद्धिमान लोगों की तरह है जो सुनते हैं, उसे अपने अंदर धारण करते हैं, उस पर मनन करते हैं और उसे पचा जाते हैं। वे सही समय आने पर ही बोलते हैं। पूरा दरबार उस मंत्री की सूक्ष्म दृष्टि देखकर दंग रह गया। राजा बहुत प्रसन्न हुए। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमान व्यक्ति सिर्फ सतह को नहीं देखता, वो हमेशा गहराई में उतरता है। आप बताइए, क्या आपने कभी किसी छोटी सी अनकही बात में कोई बड़ा संदेश या सच्चाई को पकड़ा है? अगर हाँ, तो अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। हमें ये जानना अच्छा लगेगा। गुण 13, समय का मूल्य समझना। बुद्धिमत्ता का 13वां गुण एक ऐसी दौलत से जुड़ा है जो हम सबको बराबर मिली है, लेकिन जिसका उपयोग हर कोई अलग अलग तरीके से करता है, और वो दौलत है समय। ज्यादातर लोग समय को ऐसे खर्च करते हैं जैसे ये कभी खत्म ही नहीं होगा। वे घंटों सोशल मीडिया पर व्यर्थ की गपशप में या अतीत पर पछताने और भविष्य की चिंता करने में गवा देते हैं। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि समय ही जीवन है। हर एक पल जो बीत गया वो हमेशा के लिए चला गया, उसे वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए वो अपने समय का सबसे सचेत और कुशल प्रबंधक होता है।
वो हर पल को एक कीमती सिक्के की तरह देखता है और उसे सोच समझ कर खर्च करता है। वो जानता है कि टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन सपनों का सबसे बड़ा हत्यारा है। उसका मंत्र होता है, अब नहीं तो कभी नहीं। कहानी, दार्शनिक और उसके कीमती पत्थर। एक यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के एक प्रोफेसर अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। एक दिन वे अपनी कक्षा में एक बड़ा सा खाली कांच का जार लेकर आए। उन्होंने उसे मेज पर रखा और बिना कुछ कहे एक थैले में से बड़े बड़े पत्थर निकालकर उस जार में डालने लगे। वे तब तक पत्थर डालते रहे जब तक जार ऊपर तक भर नहीं गया और उसमें एक भी बड़ा पत्थर आने की जगह नहीं बची। फिर उन्होंने छात्रों से पूछा, क्या ये जार भर गया है? सभी छात्रों ने एक स्वर में कहा, हाँ सर। प्रोफेसर मुस्कुराए। उन्होंने एक दूसरा थैला निकाला जिसमें छोटे छोटे कंकड़ थे। उन्होंने उन कंकड़ों को जार में डालना शुरू किया। कंकड़ बड़े पत्थरों के बीच की खाली जगहों में समाने लगे। उन्होंने जार को थोड़ा हिलाया और कंकड़ डालते रहे। फिर उन्होंने छात्रों से पूछा, क्या ये जार अब भर गया है? छात्र अब थोड़े असमंजस में थे। एक ने कहा, शायद नहीं। प्रोफेसर फिर मुस्कुराए। उन्होंने एक तीसरा थैला निकाला जिसमें रेत थी। उन्होंने रेत को जार में डालना शुरू किया। रेत ने पत्थरों और कंकड़ों के बीच की बची खुची जगह को भी भर दिया। अब उन्होंने फिर पूछा, क्या ये जार अब भर गया है? छात्र चिल्लाए, हाँ सर, अब तो पक्का भर गया है। प्रोफेसर ने एक आखिरी चीज निकाली, एक जग पानी। उन्होंने पूरा पानी उस जार में डाल दिया और रेत ने उस पानी को भी सोख लिया। अब प्रोफेसर ने छात्रों को समझाया। उन्होंने कहा, यह जार आपका जीवन है। ये बड़े पत्थर आपके जीवन की सबसे जरूरी चीजें, आपका परिवार, आपका स्वास्थ्य, आपके सपने, आपका जुनून। ये वो चीजें हैं कि अगर बाकी सब कुछ खो भी जाए तो भी आपका जीवन भरा हुआ रहेगा। ये कंकड़ दूसरी महत्वपूर्ण चीजें हैं, आपकी नौकरी, आपका घर, आपकी गाड़ी। और ये रेत बाकी सब छोटी मोटी चीजें हैं, व्यर्थ की चिंताएं, झगड़े, सोशल मीडिया। अगर आप जार को पहले रेत से भर देंगे तो बड़े पत्थरों और कंकड़ों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। ठीक इसी तरह अगर आप अपना सारा समय और ऊर्जा छोटी छोटी व्यर्थ की चीजों में लगा देंगे तो आपके पास उन चीजों के लिए कभी समय नहीं बचेगा जो वास्तव में आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। इसलिए सबसे पहले अपने बड़े पत्थरों को पहचानिए और उन्हें अपने जीवन में प्राथमिकता दीजिए। बाकी सब कुछ रेत है जो अपनी जगह खुद बना लेगी। दोस्तों, ये कहानी हमें समय प्रबंधन का सबसे गहरा पाठ पढ़ाती है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने बड़े पत्थरों को जानता है और उन्हें सबसे पहले अपने दिन में जगह देता है। थोड़ा रुकिए और सोचिए और फिर कमेंट में लिखिए, आपके जीवन के बड़े पत्थर क्या हैं? और क्या आप अपना ज्यादातर समय पत्थरों पर लगा रहे हैं या रेत पर? गुण 14, दूसरों के दर्द को महसूस करना। बुद्धिमत्ता का 14वां गुण दिमाग से नहीं बल्कि दिल से आता है। इसे कहते हैं समानुभूति। ज्ञान और तर्क आपको बुद्धिमान बना सकते हैं, लेकिन समानुभूति आपको इंसान बनाती है। का मतलब सिर्फ किसी के लिए सहानुभूति रखना नहीं है, ओह तुम्हारे साथ बुरा हुआ। एम्पैथी का मतलब है खुद को उस व्यक्ति की जगह पर रखकर उसके दर्द को, उसकी खुशी को, उसके डर को महसूस करने की कोशिश करना। ये समझने की कोशिश करना कि वो जैसा व्यवहार कर रहा है वैसा क्यों कर रहा है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि हर इंसान अपनी अपनी एक अनकही लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए वो किसी को भी जल्दी से जज नहीं करता। वो तर्क और करुणा दोनों को एक साथ लेकर चलता है। ये गुण उसे गहरे और सार्थक रिश्ते बनाने में मदद करता है। कहानी, गुस्सैल बुढ़िया और दूधवाला। एक शहर में एक दूधवाला था जो हर सुबह लोगों के घरों में दूध पहुंचाता था। उसके रास्ते में एक घर ऐसा था जहां एक बहुत ही गुस्सैल और चिड़चिड़ी बुढ़िया रहती थी। वो रोज दूधवाले पर किसी न किसी बात पर चिल्लाती थी। आज दूध देर से क्यों लाए? ये पतला क्यों है? बोतल साफ नहीं है। दूधवाला हमेशा शांत रहता और मुस्कुराकर कहता, माफ करना मां जी,
कल से ध्यान रखूंगा। दूसरे लोग दूध वाले से कहते, तुम इस बुढ़िया की बातें क्यों सुनते हो, इसे दूध देना ही बंद कर दो। दूध वाला बस मुस्कुरा देता और कुछ नहीं कहता। एक दिन दूध वाले की तबीयत खराब हो गई और वो 2 दिन तक दूध देने नहीं जा सका। तीसरे दिन जब वो उस बुढ़िया के घर पहुंचा तो उसे डर था कि आज तो वो उसे कच्चा चबा जाएगी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, बुढ़िया बाहर आई। आज उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि चिंता थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, बेटा तुम ठीक तो हो? 2 दिन से आए नहीं, मुझे बहुत चिंता हो रही थी। उस दिन पहली बार दूध वाले ने बुढ़िया के गुस्से के पीछे छिपी उसकी तन्हाई और असुरक्षा को देखा। उसे समझ आया कि बुढ़िया अकेली रहती थी और शायद वो दूध वाला ही एकमात्र व्यक्ति था जिससे वो रोज बात कर पाती थी। उसका गुस्सा दरअसल ध्यान खींचने का एक तरीका था। उस दिन के बाद दूध वाला रोज उसे दूध देने के बाद 2 मिनट रुककर उसका हालचाल पूछने लगा। और चमत्कार हो गया, बुढ़िया का गुस्सा धीरे धीरे खत्म हो गया और वो एक प्यारी ममतामयी मांझी बन गई। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि दूध वाले ने उसके व्यवहार के पीछे के कारण को समझने की कोशिश की। उसने एम्पैथी दिखाई। दोस्तों, बुद्धिमान व्यक्ति सिर्फ ये नहीं देखता कि लोग क्या कर रहे हैं, वो ये समझने की कोशिश करता है कि वे क्यों कर रहे हैं। बताइए, क्या आपने कभी किसी के बुरे व्यवहार के पीछे छिपे उसके दर्द या अकेलेपन को महसूस किया है? बुद्धिमत्ता का 15वां गुण हमारे अहंकार की सबसे बड़ी परीक्षा है। ये है आलोचना को सकारात्मक रूप से लेना। कोई भी अपनी आलोचना सुनना पसंद नहीं करता। जब कोई हमारी कमी बताता है तो हमारा पहला रिएक्शन रक्षात्मक, डिफेंसिव हो जाना या नाराज हो जाना होता है। हमें लगता है कि ये हम पर एक हमला है। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि आलोचना दोधारी तलवार है। अगर ये दुर्भावना से की गई है तो उसे नजरअंदाज करना चाहिए, लेकिन अगर ये रचनात्मक, कंस्ट्रक्टिव है तो ये एक अनमोल तोहफा है। ये एक आईने की तरह है जो हमें हमारी वो कमियां दिखाता है जो हम खुद नहीं देख पाते। वो जानता है कि जब कोई आपको टोकता है तो आपके पास 2 विकल्प होते हैं, या तो आप टूट जाए या आप तराशे जाए। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा तराशे जाने का विकल्प चुनता है। कहानी, सम्राट अकबर और उनका आलोचक। मुगल सम्राट अकबर अपने नवरत्नों और अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनमें एक कमी थी। उन्हें अपनी प्रशंसा सुनना बहुत पसंद था और वे आलोचना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। एक दिन दरबार में एक फकीर आया। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, आप एक महान शासक हैं, लेकिन आप में एक बहुत बड़ी खामी है। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, बताओ क्या खामी है मुझ में? फकीर ने निडर होकर कहा, आप जब गुस्सा होते हैं तो आप न्याय और अन्याय का फर्क भूल जाते हैं। आपका क्रोध आपके विवेक पर हावी हो जाता है। अकबर ने तुरंत सिपाहियों को उसे कैद करने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, 1 मिनट रुकिए। आपके हजारों प्रशंसक हैं जो दिन रात आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन ये एक अकेला व्यक्ति है जिसमें आपको सच बताने की हिम्मत है। प्रशंसक आपको खुश कर सकते हैं, लेकिन एक सच्चा आलोचक ही आपको बेहतर बना सकता है। क्या आप सोने को आग में तपने का मौका नहीं देंगे? बीरबल की बात अकबर के दिल में उतर गई। उनका गुस्सा शांत हुआ। उन्होंने सोचा, इस व्यक्ति ने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे मेरा दोष बताया है। ये मेरा दुश्मन नहीं बल्कि सबसे बड़ा शुभ चिंतक है। उन्होंने उस फकीर को न सिर्फ आजाद किया बल्कि उसे इनाम भी दिया और उसे अपना सलाहकार बना लिया, जिसका काम था समय समय पर उन्हें उनकी गलतियों से अवगत कराना। दोस्तों, बुद्धिमान लोग चापलूसों से नहीं बल्कि सच्चे आलोचकों से घिरे रहना पसंद करते हैं। वे जानते हैं कि लोहा लोहे को काटता है और एक हीरा दूसरे हीरे से ही तराशा जाता है। अब आप ईमानदारी से बताइए, जब कोई आपकी आलोचना करता है तो आप उसे कैसे लेते हैं? एक व्यक्तिगत हमले, चोट की तरह,
या खुद को सुधारने के एक अवसर, चांस की तरह। गुण 16, फोकस, एकाग्रता की शक्ति। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर सेकंड हमारा ध्यान खींचने के लिए हजारों चीजें हैं। फोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया की अंतहीन स्क्रॉलिंग, खबरों का शोर। हमारा मन एक बंदर की तरह एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता रहता है। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि सफलता और उत्कृष्टता बिखरे हुए ध्यान से नहीं, बल्कि केंद्रित ऊर्जा से आती है। जब आप अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं, तो आप असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। वो मल्टीटास्किंग के भ्रम में नहीं पड़ता। वो एक समय में एक काम करता है, लेकिन उसे पूरी शिद्दत और गहराई से करता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एकाग्रता ही समस्त ज्ञान का सार है। इसके बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। कहानी अर्जुन का मछली की आंख पर निशाना। ये कहानी महाभारत की है, जो हमें एकाग्रता का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाती है। गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों, कौरवों और पांडवों की परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने पेड़ पर एक लकड़ी की चिड़िया रखी और कहा कि सबको चिड़िया की आंख पर निशाना साधना है। उन्होंने सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया और पूछा, युधिष्ठिर, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर ने कहा, गुरुदेव, मुझे आप, मेरे भाई, ये पेड़ और पेड़ पर रखी चिड़िया दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य ने कहा, तुम बैठ जाओ, तुम निशाना नहीं लगा सकते। फिर उन्होंने दुर्योधन और अन्य राजकुमारों से वही सवाल पूछा। किसी ने कहा कि उसे पेड़ और पत्ते दिख रहे हैं, किसी ने कहा कि उसे चिड़िया का पूरा शरीर दिख रहा है। द्रोणाचार्य ने सबको मना कर दिया। अंत में उन्होंने अर्जुन को बुलाया और पूछा, अर्जुन, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने बिना नजर हटाए पूरी एकाग्रता से जवाब दिया, गुरुदेव, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य ने फिर पूछा, क्या तुम्हें पेड़ या मैं दिखाई नहीं दे रहा? अर्जुन ने कहा, नहीं गुरुदेव, मुझे चिड़िया की आंख के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। द्रोणाचार्य प्रसन्न हुए और बोले, तीर चलाओ। अर्जुन ने तीर चलाया और वो सीधा चिड़िया की आंख में जाकर लगा। दोस्तों, बुद्धिमान व्यक्ति अर्जुन की तरह होता है। जब वो कोई लक्ष्य तय करता है तो उसे सिर्फ अपने लक्ष्य की आंख दिखाई देती है। दुनिया का शोर और बाकी सब कुछ उसके लिए धुंधला हो जाता है। क्या आप अपने जीवन में अर्जुन की तरह फोकस्ड हैं? या आपका ध्यान भी बाकी राजकुमारों की तरह भटका हुआ है? कमेंट में लिखिए, मेरा ध्यान मेरी दिशा है। अगर आप भी एकाग्रता की शक्ति को साधने का संकल्प लेते हैं। गुण 17, अंदर की स्थिरता। बाहरी दुनिया हमेशा शोर, अराजकता और मांगों से भरी रहेगी। अगर आप अपनी खुशी और शांति के लिए बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहेंगे, तो आप हमेशा एक रोलर कोस्टर पर रहेंगे। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि सच्ची शांति बाहर नहीं, बल्कि भीतर खोजी जाती है। वो दिन में कुछ समय निकालकर भीड़ से हटता है और खुद के भीतर लौटता है, चाहे वो ध्यान के माध्यम से हो, प्रकृति में समय बिताकर हो, या बस चुपचाप बैठकर अपनी सांसों को महसूस करके हो। वो अपने मन के केंद्र को खोजना और वहां टिकना सीखता है। ये आंतरिक शांति ही उसे बाहरी दुनिया के शोर से निपटने की शक्ति देती है। कहानी राजा का शांति का चित्र। एक राजा ने घोषणा की कि जो भी शांति का सबसे अच्छा चित्र बनाएगा, उसे वो एक बड़ा पुरस्कार देगा। बहुत से चित्रकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। राजा ने सभी चित्रों को देखा, लेकिन अंत में केवल 2 को चुना। पहला चित्र एक बहुत ही शांत और सुंदर झील का था। झील का पानी इतना स्थिर था कि उसमें आसपास के पहाड़ों का प्रतिबिंब शीशे की तरह दिख रहा था। ऊपर नीला आसमान था, जिसमें सफेद रुई जैसे बादल तैर रहे थे। जो कोई भी इस चित्र को देखता, उसे लगता कि यही शांति का सबसे उत्तम प्रतीक है। दूसरा चित्र बिल्कुल विपरीत था। उसमें एक ऊंचा उबड़ खाबड़ पहाड़ था, जिससे एक तूफानी झरना गिर रहा था। आसमान में बिजली कड़क रही थी और बारिश हो रही थी। ये चित्र देखकर कहीं से भी शांति का एहसास नहीं होता था। लेकिन जब राजा ने उस दूसरे चित्र को गौर से देखा, तो उसने एक छोटी सी चीज पर ध्यान दिया। झरने के ठीक पीछे
चट्टान की एक दरार में एक छोटी सी चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया हुआ था और उस तूफान और शोर के बीच वो चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने घोंसले में शांति से बैठी थी। राजा ने पुरस्कार के लिए दूसरे चित्र को चुना। सबने हैरानी से पूछा, महाराज, आपने ऐसा क्यों किया? राजा ने समझाया, शांति का मतलब ये नहीं है कि जहां कोई शोर, कोई समस्या या कोई मेहनत न हो, वो तो निर्जीवता है। सच्ची शांति का मतलब है इन सब चीजों के बीच में रहते हुए भी अपने दिल में शांति बनाए रखना। ये चिड़िया हमें सच्ची शांति का अर्थ सिखाती है। दोस्तों, क्या आप भी अपनी शांति के लिए बाहरी दुनिया के शांत होने का इंतजार कर रहे हैं? बुद्धिमान व्यक्ति जीवन के झरने के पीछे अपना घोंसला बनाना सीखता है। आप दिन में कितनी बार खुद के साथ मौन में समय बिताते हैं? क्या आप अपने भीतर की उस शांत जगह को जानते हैं? गुण 18, आत्म सुरक्षा, सीमाएं तय करना। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हमें अच्छा इंसान बनना है, सबकी मदद करनी है और किसी को ना नहीं कहना है। इस चक्कर में हम अक्सर लोगों को खुश करने वाले बन जाते हैं। हम अपनी ऊर्जा, अपना समय और अपनी मानसिक शांति दूसरों पर लुटाते रहते हैं, तब भी जब हमारा खुद का प्याला खाली हो। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि दूसरों की मदद करने के लिए पहले खुद का मजबूत होना जरूरी है। वो जानता है कि कहाँ हाँ कहना है और कहाँ विनम्रता लेकिन दृढ़ता से ना कहना है। ना कहना स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्म संरक्षण, सेल्फ प्रेजर्वेशन है। ये अपने मानसिक और भावनात्मक बगीचे के चारों ओर एक बाड़ लगाने जैसा है, ताकि कोई भी आकर उसे रौंद न सके। कहानी मोमबत्ती और उसका प्रकाश। एक युवा साधक था जो हमेशा दूसरों की सेवा में लगा रहता था। वो अपना सारा समय और ऊर्जा दूसरों के दुखों को दूर करने में लगा देता था। वो कभी किसी को मना नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे वो खुद बहुत थक गया और अंदर से खाली महसूस करने लगा। उसकी अपनी साधना और शांति भंग हो रही थी। वो अपने गुरु के पास गया और अपनी समस्या बताई। गुरुदेव, मैं सबकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन अब मैं खुद टूट रहा हूं। गुरु ने उसे एक जलती हुई मोमबत्ती दिखाई और कहा, इस मोमबत्ती को देखो, इसका धर्म है प्रकाश देना, लेकिन ये दूसरी मोमबत्तियों को कैसे जला सकती है? साधक ने कहा, ये अपने लौ से उन्हें जला सकती है। गुरु ने कहा, लेकिन क्या ये खुद को पूरी तरह से बुझाकर किसी को जला सकती है? नहीं, दूसरों को प्रकाश देने के लिए इसका खुद जलते रहना जरूरी है। अगर ये अपनी लौ को हवा से नहीं बचाएगी, अगर ये अपने मोम को व्यर्थ में पिघलने देगी, तो ये जल्द ही बुझ जाएगी और फिर किसी के काम नहीं आएगी। गुरु ने समझाया, तुम भी उस मोमबत्ती की तरह हो। तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी शांति तुम्हारी लौ है। दूसरों की मदद करो, लेकिन अपनी लौ को बुझने मत दो। अपनी सीमाएं तय करो। पहले खुद के प्याले को भरो, तभी तुम दूसरों के प्यालों में कुछ डाल पाओगे। उस दिन साधक को समझ आया कि ना कहना कभी कभी सबसे ज्यादा दयालु काम हो सकता है खुद के प्रति। दोस्तों, क्या आप भी हर किसी को खुश करने के चक्कर में खुद को खो रहे हैं? क्या आप दूसरों के लिए अपनी सीमाएं तोड़ देते हैं? या अब आपने अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सीमाएं बनानी शुरू कर दी हैं? गुण 19, कृपा से नेतृत्व करना, शक्ति से नहीं। बुद्धिमत्ता का 19वां गुण नेतृत्व से जुड़ा है और ये सिर्फ ऑफिस के बॉस या देश के नेता पर ही लागू नहीं होता। ये परिवार के मुखिया, एक शिक्षक या एक बड़े भाई बहन पर भी लागू होता है। ये गुण है कृपा, ग्रेस और सम्मान से नेतृत्व करना, डर और शक्ति से नहीं। एक साधारण लीडर अपनी पोजीशन की शक्ति का उपयोग करता है। वो आदेश देता है, नियंत्रण करता है और लोगों से डर के माध्यम से काम करवाता है। लेकिन एक बुद्धिमान लीडर जानता है कि सच्चा प्रभाव शक्ति से नहीं, बल्कि सम्मान से आता है। वो लोगों को नियंत्रित नहीं करता, बल्कि उन्हें प्रेरित करता है। वो दिखावा नहीं करता, बल्कि खुद एक उदाहरण बनता है। वो अपने लोगों की सुनता है, उन्हें महत्व देता है और उनकी सफलता में अपनी सफलता देखता है। वो एक माली की तरह होता है जो जानता है कि पौधे खींचने से नहीं, बल्कि सही पोषण देने से बड़े होते हैं।
कहानी दो राजा और उनके राज्य। एक बार दो पड़ोसी राज्य थे। पहले राज्य का राजा बहुत कठोर और शक्तिशाली था। वो अपनी प्रजा पर भारी कर लगाता था और छोटी सी गलती पर भी कड़ी सजा देता था। उसकी प्रजा उससे डरती थी और मजबूरी में उसके आदेशों का पालन करती थी। उसका राज्य बाहर से बहुत अनुशासित और मजबूत दिखता था। दूसरे राज्य का राजा बिल्कुल अलग था। वो अपनी प्रजा के साथ परिवार की तरह रहता था। वो उनके सुख दुख में शामिल होता, उनकी सलाह लेता और न्याय के साथ शासन करता था। उसकी प्रजा उससे डरती नहीं थी, बल्कि उसका सम्मान करती थी और उससे प्रेम करती थी। एक बार दोनों राज्यों पर एक बड़ी बाहरी सेना ने हमला कर दिया। पहले राजा ने अपनी प्रजा को लड़ने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही मौका मिला, प्रजा अपने अत्याचारी राजा को छोड़कर भाग गई। राजा अकेला पड़ गया और आसानी से हार गया। दूसरे राजा ने अपनी प्रजा से मदद की अपील की। उसकी प्रजा, जो उससे इतना प्रेम करती थी, अपने राज्य और अपने राजा की रक्षा के लिए एक होकर लड़ी। हर एक नागरिक एक सैनिक बन गया। उन्होंने मिलकर उस बड़ी सेना को हरा दिया। पहला राजा शक्ति से राज करता था और शक्ति के जाते ही उसका राज खत्म हो गया। दूसरा राजा कृपा और सम्मान से राज करता था और वही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। बताइए, आपके जीवन में कोई ऐसा लीडर है, चाहे वो आपके बॉस हो, शिक्षक हो या माता पिता, जो आपको डर से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से प्रेरित करता है? उसका नाम कमेंट्स में लिखकर उसे सम्मान दीजिए। गुण 20, मैं सब नहीं जानता, स्वीकार करने की शक्ति। और अब हम आते हैं उस 20वें और अंतिम गुण पर, जो बुद्धिमत्ता के चक्र को पूरा करता है। ये वो गुण है जहां से ज्ञान का सफर वास्तव में शुरू होता है, और वो है ये स्वीकार करने की हिम्मत कि मैं सब कुछ नहीं जानता। जो व्यक्ति ये मान लेता है कि वो सब कुछ जान चुका है, उसका विकास वही रुक जाता है। वो एक स्टैग्नेंट तालाब की तरह हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति ये स्वीकार करता है कि वो अभी भी सीख रहा है, वो एक बहती हुई नदी की तरह बन जाता है, जो हमेशा ताजा, जीवंत और आगे बढ़ती रहती है। सुकरात को प्राचीन ग्रीस का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति क्यों कहा जाता था? इसलिए नहीं कि वे सब कुछ जानते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अकेले व्यक्ति थे जो ये कहने की हिम्मत रखते थे, मैं केवल एक ही बात जानता हूं, और वो ये है कि मैं कुछ नहीं जानता। ये स्वीकृति ही उन्हें और जानने के लिए प्रेरित करती थी। तो दोस्तों, क्या आप भी आज सीखने के लिए, अपनी सीमाओं को स्वीकार करने के लिए और एक आजीवन विद्यार्थी बनने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में पूरे जोश के साथ लिखिए, यस, आई एम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। गुण 21, जिज्ञासा बनाए रखना उम्र के पार भी। बुद्धिमत्ता की मृत्यु उसी क्षण हो जाती है जब हम ये मान लेते हैं कि अब मुझे सब कुछ आता है। ये मैं जानता हूं का भाव हमारे दिमाग के दरवाजों पर ताला लगा देता है। लेकिन एक सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति, चाहे वो 8 साल का हो या 80 साल का, हमेशा एक छात्र बना रहता है। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक होती है, एक सवाल होता है। वो हर चीज को एक आश्चर्य की तरह देखता है। वो जानता है कि ये ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है और सीखने के लिए हमेशा कुछ नया है। ये जिज्ञासा ही उसे प्रासंगिक, ऊर्जावान और विनम्र बनाए रखती है। कहानी आइंस्टीन और उनका कंपास। ये कहानी है उस व्यक्ति की जिसे दुनिया सबसे बुद्धिमान इंसानों में से एक मानती है, अल्बर्ट आइंस्टीन। जब आइंस्टीन 5 साल के थे तो वे बीमार पड़ गए और बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनका मन बहलाने के लिए उनके पिता ने उन्हें एक छोटा सा मैग्नेटिक कंपास दिया। छोटे अल्बर्ट ने उस कंपास को हाथ में लिया। उन्होंने देखा कि चाहे वो उसे किसी भी दिशा में घुमाए, उसकी सुई हमेशा उत्तर दिशा की ओर ही इशारा कर रही थी। उनके लिए ये एक जादू जैसा था। उनके छोटे से दिमाग में एक बड़ा सवाल उठा, ऐसा क्यों होता है? कौन सी अदृश्य शक्ति इस सुई को खींच रही है? ये कोई सामान्य बचकाना सवाल नहीं था। ये एक गहरी जिज्ञासा थी जो उनके साथ पूरी जिंदगी बनी रही। सालों बाद आइंस्टीन ने खुद कहा था
कि उस दिन उस कंपास ने उनके अंदर जो रहस्य और आश्चर्य की भावना पैदा की, उसी ने उन्हें भौतिकी के गहरे रहस्यों को खोजने के लिए प्रेरित किया। वे अपनी सफलता का श्रेय अपनी प्रतिभा को नहीं, बल्कि अपनी जुनूनी जिज्ञासा, पैशनेट क्यूरियोसिटी को देते थे। वे कहते थे, मेरे पास कोई विशेष प्रतिभा नहीं है, मैं बस बहुत ज्यादा जिज्ञासु हूं। दोस्तों, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी उम्र को अपनी जिज्ञासा पर हावी नहीं होने देता। वो हमेशा पूछता है, ये कैसे काम करता है, ऐसा क्यों है, और क्या हो सकता है। तो अब आप बताइए, क्या आपके अंदर का वो जिज्ञासु बच्चा अभी भी जिंदा है? आज आपको क्या नया जानने या सीखने की इच्छा है? कमेंट में लिखिए, मैं आज भी जिज्ञासु हूं, और अपनी उस जिज्ञासा को फिर से जगाइए। गुण 22, दूसरों की जीत पर खुशी महसूस करना। बुद्धिमत्ता का 22वां गुण हमारे चरित्र की शुद्धता को दर्शाता है। यह है दूसरों की सफलता पर सच्ची खुशी महसूस करना। ये एक बहुत ही दुर्लभ और ऊंचा गुण है। हमारा स्वाभाविक मानवीय स्वभाव अक्सर तुलना और ईर्ष्या का होता है। जब हम किसी को खुद से आगे बढ़ते हुए देखते हैं, तो हमारे मन में एक हल्की सी जलन या असुरक्षा की भावना आ जाती है। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति इस संकीर्ण भावना से ऊपर उठ चुका होता है। वो जानता है कि ये ब्रह्मांड अवसरों से भरा है, और किसी और की सफलता का मतलब उसकी अपनी असफलता नहीं है। वो दूसरों की जीत को एक खतरे के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेरणा के रूप में देखता है। वो सोचता है, अगर ये व्यक्ति ये कर सकता है, तो मैं भी अपने क्षेत्र में कुछ बड़ा कर सकता हूं। इस गुण को मुदिता कहते हैं, दूसरों की खुशी में खुश होना। ये मन की गरीबी को खत्म करके उसे समृद्ध बनाता है। कहानी, 2 संगीतकार मित्र। एक शहर में 2 बहुत ही प्रतिभाशाली सितार वादक रहते थे, जो बचपन के दोस्त थे, रवि और मोहन। दोनों ने एक ही गुरु से सीखा था, और दोनों का सपना था कि वे देश के सबसे बड़े संगीतकार बने। समय के साथ रवि को ज्यादा प्रसिद्धि मिलने लगी, उसके कार्यक्रम सफल होने लगे और उसे बड़े बड़े सम्मान मिलने लगे। वहीं मोहन को उतनी सफलता नहीं मिली, हालांकि वो भी उतना ही प्रतिभाशाली था। मोहन के कुछ दोस्तों ने उसके कान भरने शुरू कर दिए, देखो रवि तुमसे कितना आगे निकल गया, तुम दोनों ने साथ शुरू किया था, जरूर वो कोई चालाकी कर रहा है। मोहन के मन में भी थोड़ी देर के लिए ईर्ष्या की भावना आई। उसे दुख हुआ, लेकिन फिर उसने आत्ममंथन किया। उसने सोचा, क्या रवि की सफलता से मेरा हुनर कम हो गया है? नहीं। क्या उसके आगे बढ़ने से मेरे लिए रास्ते बंद हो गए हैं? नहीं, वो मेरा दोस्त है, उसकी जीत मेरी भी जीत होनी चाहिए। उसने अपनी ईर्ष्या को प्रेरणा में बदल दिया। अगली सुबह वो एक फूलों का गुलदस्ता लेकर रवि के घर पहुंचा। रवि ने सोचा शायद मोहन उससे नाराज होगा, लेकिन मोहन ने उसे गले लगाया और कहा, दोस्त, तुम्हारी सफलता देखकर मुझे बहुत गर्व हो रहा है। तुमने हम दोनों का सपना पूरा किया है। तुम्हारी मेहनत रंग लाई। मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखना है। मोहन की इस निस्वार्थता और बड़पन को देखकर रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, दोस्त, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उस दिन के बाद रवि ने मोहन को अपने साथ कार्यक्रमों में ले जाना शुरू किया। दोनों ने मिलकर ऐसी जुगलबंदी की कि उनकी प्रसिद्धि और भी बढ़ गई। मोहन को भी वो पहचान मिली जिसका वो हकदार था। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि मोहन ने ईर्ष्या का जहर पीने की बजाय सराहना का अमृत चुना। दोस्तों, जब आप किसी और के लिए ताली बजाते हैं, तो ब्रह्मांड आपके लिए भी ताली बजाने की तैयारी करता है। अब आप ईमानदारी से बताइए, किसी और की सफलता ने आपको आखिरी बार सच्ची प्रेरणा कब दी थी? उस व्यक्ति और उसकी सफलता को याद कीजिए। जरूर। चलिए बुद्धिमत्ता के इस गहरे और सार्थक सफर के तीसरे अध्याय को पूरा करते हैं। प्रस्तुत है बाकी के 8 गुण, उसी गहराई और भावनात्मक जुड़ाव के साथ। गुण 23, असफलता से सीखने की कला। ल बुद्धिमत्ता का 23वां गुण जीवन की सबसे कठोर लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई से जुड़ा है। यह है असफलता को गले लगाना और उससे सीखना। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हारना या फेल होना
एक बुरी बात है। हमें असफलता से डरना सिखाया जाता है। इस डर के कारण हम कई बार कोशिश करने से ही बचते हैं। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि असफलता सफलता की विरोधी नहीं है, बल्कि सफलता तक पहुंचने का रास्ता है। कोई भी इंसान पहली बार में परफेक्ट नहीं होता। हर सफलता की कहानी के पीछे अनगिनत असफलताओं की एक लंबी दास्तान छिपी होती है। बुद्धिमान व्यक्ति असफलता को एक व्यक्तिगत हार के रूप में नहीं देखता। वो उसे एक फीडबैक के रूप में देखता है। वो पूछता है, इस अनुभव से मैंने क्या सीखा? अगली बार मैं क्या अलग कर सकता हूं? वो हार को अपना गुरु बना लेता है। कहानी थॉमस एडिसन और 1000 असफल प्रयास। ये कहानी है उस महान आविष्कारक थॉमस एडिसन की, जिन्होंने हमें बल्ब का तोहफा दिया। हम सब जानते हैं कि उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि सफल बल्ब बनाने से पहले वे लगभग 10,000 बार असफल हुए थे। एक दिन जब वे अपने एक और असफल प्रयोग के बाद अपनी प्रयोगशाला में काम कर रहे थे, तो उनका एक युवा सहायक हताश होकर उनके पास आया। उसने कहा, सर, हम 10,000 बार कोशिश कर चुके हैं और हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हम पूरी तरह से असफल हो गए हैं। हमें ये काम छोड़ देना चाहिए। एडिसन ने अपनी नजरें काम से हटाई, मुस्कुराए और उस सहायक के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तुम इसे असफलता क्यों कह रहे हो? हमें बहुत कुछ हासिल हुआ है। हमने असफलता नहीं पाई है, बल्कि हमने सफलतापूर्वक 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने आगे कहा, हर गलत प्रयास हमें सही प्रयास के एक कदम और करीब ला रहा है। मैं हारा नहीं हूं, मैं सीख रहा हूं। यह नजरिया ही उनकी सफलता का राज था। वो हर हार को एक सबक मानते थे, जो उन्हें उनकी मंजिल के और करीब ले जा रहा था। और अंत में उनकी इसी लगन और सीखने की कला ने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। दृश्य एडिसन का चेहरा जब पहली बार बल्ब जलता है, उनकी आंखों में सफलता की नहीं, बल्कि सीखने की यात्रा की संतुष्टि है। दोस्तों, क्या आप भी अपनी असफलताओं से डरते हैं? क्या आप भी उन्हें अपनी पहचान बना लेते हैं? याद रखिए, आप असफल नहीं हैं, सिर्फ आपका एक प्रयास असफल हुआ है। कमेंट में अपनी उस एक असफलता के बारे में जरूर साझा करें, जिससे आपने अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा। आपकी कहानी दूसरों को हिम्मत देगी कि गिरना अंत नहीं, बल्कि उठने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। गुण 24, कल्पना और रचनात्मकता की स्वतंत्रता। बुद्धिमत्ता का 24वां गुण हमें तर्क और तथ्यों की दुनिया से थोड़ा आगे ले जाता है। यह है कल्पना और रचनात्मकता को अपनाना। अक्सर हम बुद्धिमत्ता को सिर्फ तर्क, विश्लेषण और ज्ञान से जोड़कर देखते हैं, लेकिन सच्ची बुद्धिमत्ता इन सबसे कहीं ज्यादा है। ये लीक से हटकर सोचने की क्षमता है। ये उन संभावनाओं को देखने की कला है जो अभी मौजूद नहीं है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि दुनिया की हर बड़ी खोज, हर महान कलाकृति और हर क्रांतिकारी विचार पहले किसी न किसी के कल्पना में ही जन्मा था। वो अपने दिमाग को सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने वाले गोदाम की तरह इस्तेमाल नहीं करता। वो उसे एक खेल के मैदान की तरह देखता है, जहां नए विचार खेल सकते हैं, जुड़ सकते हैं और कुछ नया रच सकते हैं। वो क्या है से ज्यादा क्या हो सकता है में रुचि रखता है। कहानी स्टीव जॉब्स और सुलेख की कक्षा। ये कहानी है उस व्यक्ति की जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया को अपनी रचनात्मकता से हमेशा के लिए बदल दिया। स्टीव जॉब्स। जब स्टीव जॉब्स ने कॉलेज छोड़ा तो उनके पास कोई स्पष्ट योजना नहीं थी। उन्होंने तय किया कि वे सिर्फ उन्हीं कक्षाओं में जाएंगे जिनमें उनकी रुचि है, भले ही उनका कोई व्यावहारिक उपयोग न हो। इसी दौरान उन्होंने एक सुलेख की कक्षा में दाखिला ले लिया। उस कक्षा में उन्होंने अलग अलग टाइपफेस, अक्षरों के बीच की दूरी और सुंदर टाइपोग्राफी की कला के बारे में सीखा। उस समय इसका कोई भी व्यावहारिक उद्देश्य नहीं लग रहा था। यह बस एक कला थी जिसे वे अपनी रुचि के लिए सीख रहे थे। 10 साल बाद जब वे और उनके साथी पहला मैकिन्टॉश कंप्यूटर बना रहे थे, तब अचानक वो सुलेख की कक्षा उनके काम आई। जॉब्स ने जोर देकर कहा कि उनके कंप्यूटर में सुंदर फ़ॉन्ट और आनुपातिक स्पेसिंग होनी चाहिए।
उस समय ये एक क्रांतिकारी विचार था, क्योंकि तब तक कंप्यूटर की लिखावट बहुत ही भद्दी और मशीनी हुआ करती थी। मैकिन्टॉश पहला कंप्यूटर था जिसमें सुंदर टाइपोग्राफी थी, और यही छोटी सी रचनात्मक चीज उसे दूसरे कंप्यूटरों से बिल्कुल अलग और आकर्षक बनाती थी। बाद में जॉब्स ने कहा, अगर मैंने कॉलेज में वो एक अकेली सुलेख की कक्षा नहीं की होती तो मैक में कभी भी कई टाइपफेस या आनुपातिक रूप से स्थान वाले फोंट नहीं होते। और चूंकि विंडोज ने सिर्फ मैक की नकल की, तो यह संभावना है कि किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में वे नहीं होते। दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि रचनात्मकता और कल्पना कभी व्यर्थ नहीं जाती। बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन में अलग अलग असंबद्ध विचारों को जोड़ने की क्षमता रखता है। वो तर्क के साथ साथ कला और सौंदर्य को भी महत्व देता है। आप अपनी रचनात्मकता को कैसे व्यक्त करते हैं? क्या आप लिखते हैं, गाते हैं, चित्र बनाते हैं, या बस समस्याओं को नए तरीके से हल करते हैं? कमेंट में लिखिए, मेरी कल्पना मेरी ताकत है। गुण 25, अहंकार को पहचानना और छोड़ना। 18 से 22:30। बुद्धिमत्ता का 25वां गुण एक सतत चलने वाली आंतरिक लड़ाई से जुड़ा है। यह है अहंकार, ईगो को पहचानना और उसे विनम्रता से एक तरफ रखना। ये एक बहुत ही सूक्ष्म गुण है। जैसे जैसे हमारा ज्ञान, हमारी सफलता या हमारी शक्ति बढ़ती है, वैसे वैसे हमारे पीछे एक परछाई की तरह हमारा अहंकार भी चुपचाप बढ़ने लगता है। हमें लगने लगता है कि मैं सही हूं, मैं दूसरों से बेहतर जानता हूं, मेरी बात सुनी जानी चाहिए। ये अहंकार हमें सीखने से रोकता है, हमें दूसरों से दूर करता है और हमें अपनी ही गलतियों को देखने से अंधा कर देता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति इस आंतरिक दुश्मन के प्रति बहुत सजग रहता है। वो जानता है कि ज्ञान और अहंकार एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए वो नियमित रूप से आत्मविश्लेषण करता है। जब भी उसे लगता है कि उसका अहंकार उस पर हावी हो रहा है, तो वो खुद को याद दिलाता है, मैं कुछ जानता हूं पर सब कुछ नहीं। वो विनम्रता का रास्ता चुनता है। कहानी, महान वैज्ञानिक और उसका बगीचा। एक देश में एक बहुत ही महान और सम्मानित वैज्ञानिक थे। उन्होंने जीवन बदलने वाली कई खोजें की थी और उन्हें दुनिया भर से पुरस्कार मिले थे। उनका ज्ञान अथाह था। एक युवा पत्रकार उनका साक्षात्कार लेने आया। उसने वैज्ञानिक से पूछा, सर, आप दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक हैं। इतनी सफलता और ज्ञान प्राप्त करने के बाद आप इतना विनम्र और जमीन से जुड़ा हुआ कैसे रह पाते हैं? वैज्ञानिक मुस्कुराए और उसे अपने बगीचे में ले गए। उन्होंने एक छोटे से गुलाब के पौधे की ओर इशारा किया और कहा, इस पौधे को देखो, मैं इसके बारे में सब कुछ पढ़ सकता हूं। इसकी कोशिका संरचना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, इसकी आनुवंशिकी, मैं इसके बारे में हजारों किताबें लिख सकता हूं। लेकिन क्या मैं अपनी पूरी बुद्धि और विज्ञान का उपयोग करके मिट्टी और पानी से इस तरह का एक भी जीवित गुलाब बना सकता हूं? नहीं, उन्होंने आगे कहा, जब भी मेरा अहंकार सिर उठाने की कोशिश करता है, मैं अपने इस बगीचे में आ जाता हूं। यह मुझे याद दिलाता है कि प्रकृति की इस विशाल बुद्धिमत्ता के सामने मेरा ज्ञान एक धूल के कण के बराबर भी नहीं है। यह मुझे मेरी जगह याद दिलाता है। दोस्तों, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी उपलब्धियों पर गर्व करता है, लेकिन उसे अपने अस्तित्व की विशालता के सामने अपनीता, छोटापन का भी एहसास होता है। ये एहसास ही उसे विनम्र बनाए रखता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अहंकार ने आपको कुछ सीखने या किसी रिश्ते को सुधारने से रोक दिया हो? अपना अनुभव हमसे जरूर साझा करें। यह स्वीकार करना ही अहंकार को कम करने की दिशा में पहला कदम है। गुण 26, जीवन के विरोधाभासों को समझना। बचपन में हम दुनिया को काले और सफेद में देखते हैं, अच्छा या बुरा, सही या गलत, सफलता या असफलता। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति ये समझता है कि जीवन इन चरम सीमाओं में नहीं, बल्कि अनगिनत ग्रे शेड्स में जिया जाता है। वो जानता है कि कभी कभी मजबूत दिखने के लिए आपको अपनी कमजोरी को स्वीकार करना पड़ता है। कभी कभी कुछ पाने के लिए आपको कुछ छोड़ना पड़ता है। सबसे बड़ी स्वतंत्रता अक्सर सबसे बड़े अनुशासन से आती है।
जो व्यक्ति सबसे ज्यादा शांत दिखता है, हो सकता है उसके अंदर सबसे शक्तिशाली विचार चल रहे हों। वो इन विरोधाभासों से असहज नहीं होता। वो जानता है कि सत्य अक्सर दो विपरीत दिखने वाली चीजों के बीच संतुलन में छिपा होता है। ये समझ उसे कट्टरपंथी या जजमेंटल होने से बचाती है। कहानी लाओ त्से और बहता हुआ पानी। चीन के महान दार्शनिक लाओ त्से, जो ताओवाद के संस्थापक थे, अक्सर पानी का उदाहरण देते थे। वे कहते थे, इस दुनिया में पानी से ज्यादा नरम और कमजोर कुछ भी नहीं है, लेकिन कठोर और मजबूत चीजों को काटने में उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। ये एक विरोधाभास है। पानी नरम है, लेकिन वो सबसे कठोर चट्टानों को भी समय के साथ काट सकता है। पानी का कोई आकार नहीं है, लेकिन वो किसी भी आकार में ढल सकता है। वो हमेशा नीचे की ओर बहता है, विनम्रता से, लेकिन अंत में वो सबसे ऊंचे पहाड़ों से भी जीत जाता है और समुद्र में मिल जाता है। लाओ त्से सिखाते थे कि बुद्धिमान व्यक्ति को पानी की तरह होना चाहिए, नरम लेकिन शक्तिशाली, लचीला लेकिन दृढ़, विनम्र लेकिन अजेय। उसे ये समझना चाहिए कि सच्ची ताकत कठोरता में नहीं, बल्कि लचीलेपन में है। सच्ची सफलता आक्रामक होने में नहीं, बल्कि समय के साथ धैर्यपूर्वक लगे रहने में है। दोस्तों, क्या आप भी जीवन को सिर्फ सही और गलत के चश्मे से देखते हैं? क्या आपने कभी जीवन के ऐसे किसी विरोधाभास को महसूस किया है, जहां दो विपरीत बातें एक साथ सच लग रही हों? उस बीच की जगह को महसूस करना ही बुद्धिमत्ता की निशानी है। गुण 27, खुद को अपडेट करते रहना। बुद्धिमत्ता का 27वां गुण आज के तेजी से बदलते युग में सबसे ज्यादा जरूरी है। यह है खुद को लगातार अपडेट और अनलर्न करने की क्षमता। हम सब अपने जीवन में बहुत सारे विश्वास, आदतें और विचार इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन समय के साथ उनमें से कुछ पुराने और अप्रासंगिक हो जाते हैं। एक साधारण व्यक्ति इन पुराने विचारों से चिपका रहता है, क्योंकि वे उसके कंफर्ट जोन का हिस्सा होते हैं। वो कहता है, हम तो हमेशा से ऐसे ही करते आए हैं। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि विकास के लिए पुरानी और अनुपयोगी चीजों को छोड़ना उतना ही जरूरी है जितना नई चीजों को सीखना। वो अपने दिमाग को एक हार्ड ड्राइव की तरह देखता है, जिसमें से समय समय पर पुरानी फाइलों को डिलीट करना और नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना जरूरी होता है। वो अपने सबसे प्यारे विश्वासों पर भी सवाल करने से नहीं डरता। ये अननिंग की प्रक्रिया बहुत साहस की मांग करती है। कहानी लोहार और उसकी तलवार। एक गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध लोहार था, जो अपनी बनाई हुई तलवारों के लिए जाना जाता था। उसकी तकनीक पीढ़ियों से चली आ रही थी। एक दिन एक युवा यात्री उसके पास आया और उसे एक नई धातु और उसे पिघलाने की एक नई तकनीक के बारे में बताया, जिससे और भी हल्की और मजबूत तलवारें बन सकती थी। लोहार ने पहले उसे झिड़क दिया, मैं 40 साल से तलवारें बना रहा हूं, मुझे मत सिखाओ। उसका अहंकार और उसकी पुरानी आदतें उसे कुछ भी नया स्वीकार करने से रोक रही थी। लेकिन उस रात वो सो नहीं पाया। उसे लगा कि शायद वो युवक सही कह रहा था। अगले दिन उसने अपने अहंकार को एक तरफ रखा और उस युवक को खोजा। उसने कहा, मैं अपनी 40 साल की कला को भूलने और तुमसे कुछ नया सीखने को तैयार हूं। उसने वो नई तकनीक सीखी। कुछ महीनों के अभ्यास के बाद उसने ऐसी तलवारें बनाई जो पहले से कहीं ज्यादा बेहतर थी। उसकी ख्याति और भी बढ़ गई। अगर वो अपनी पुरानी सोच से चिपका रहता तो समय उसे पीछे छोड़ देता। दोस्तों, क्या आप भी अपने कुछ पुराने अनुपयोगी विचारों को पकड़कर बैठे हैं? कमेंट में बताइए, आपने हाल ही में अपनी कौन सी पुरानी सोच या आदत को बदला या पीछे छोड़ा है? गुण 28, निर्णय लेने से पहले समग्र सोच। बुद्धिमत्ता का 28वां गुण हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया से जुड़ा है। यह है समग्र और बहुआयामी सोच। एक औसत व्यक्ति किसी भी स्थिति को सिर्फ एक या दो दृष्टिकोण से देखता है, अक्सर अपने खुद के नजरिए से। वो तुरंत नतीजों पर पहुंच जाता है। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंचने से पहले एक जासूस की तरह उसके सभी संभावित पहलुओं की जांच करता है। वो खुद से पूछता है, इस फैसले का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म असर क्या होगा?
इसका मुझ पर, मेरे परिवार पर और समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके सबसे अच्छे और सबसे बुरे परिणाम क्या हो सकते हैं? अगर मैं गलत हुआ तो प्लान क्या है? वो अपनी भावनाओं, अपने पूर्वाग्रहों और दूसरों की राय को एक तरफ रखकर स्थिति को एक 360 डिग्री के दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करता है। ये प्रक्रिया समय लेती है, लेकिन ये उसे जल्दबाजी में लिए गए गलत फैसलों से बचाती है। कहानी, गांव का मुखिया और नदी पर पुल। एक गांव के पास एक तेज बहने वाली नदी थी, जिसे पार करने में लोगों को बहुत मुश्किल होती थी। गांव के मुखिया ने फैसला किया कि नदी पर एक पुल बनाया जाना चाहिए। एक युवा, जोशीला इंजीनियर आया और उसने कहा, हम यहां एक सीधा और सबसे छोटा पुल बना सकते हैं। यह सबसे तेज और सबसे सस्ता होगा। ज्यादातर गांव वाले इस बात से सहमत हो गए, लेकिन गांव के एक बूढ़े, अनुभवी व्यक्ति ने कहा, रुक जाओ, क्या हमने सब कुछ सोच लिया है? उसने सवाल उठाए। जिस जगह तुम पुल बनाने की बात कर रहे हो, वहां नदी का बहाव सबसे तेज है। क्या पुल तूफान में टिक पाएगा? उस जगह की मिट्टी भी नरम है। क्या नींव मजबूत बनेगी? उस जगह पर बहुत सारे पुराने पेड़ हैं। क्या उन्हें काटना पर्यावरण के लिए सही होगा? पुल बनने के बाद क्या दूसरी तरफ की जमीन का व्यावसायिक उपयोग शुरू हो जाएगा, जिससे गांव की शांति भंग होगी? उसके इन सवालों ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने फिर से सर्वेक्षण किया और पाया कि थोड़ी दूर पर एक ऐसी जगह थी जहां नदी चौड़ी लेकिन शांत थी, मिट्टी कठोर थी और पर्यावरण को भी कम नुकसान होता। वहां पुल बनाना थोड़ा महंगा और लंबा था, लेकिन वो ज्यादा सुरक्षित और टिकाऊ था। उस बूढ़े व्यक्ति की समग्र सोच ने गांव को एक भविष्य की बड़ी आपदा से बचा लिया। क्या आपने कभी कोई फैसला सिर्फ इसलिए गलत लिया क्योंकि आपने जल्दबाजी की और सभी पहलुओं पर विचार नहीं किया? कमेंट में लिखिए, अब मैं सोच समझकर चलता हूं। अगर आप भी इस गुण को अपनाना चाहते हैं। गुण 29, रिश्तों को निभाने की परिपक्वता। बुद्धिमत्ता का 29वां गुण हमारी किताबों या करियर में नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों में झलकता है। बुद्धिमान होना सिर्फ खुद को समझने के बारे में नहीं है, ये दूसरों को समझने और उनके साथ अपने संबंधों को परिपक्वता और सम्मान के साथ संभालने के बारे में भी है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि रिश्ते कोई प्रतियोगिता नहीं है जहां हर बहस को जीतना जरूरी है। वो जानता है कि कभी कभी रिश्ते को बचाने के लिए अपनी बात को हारना ज्यादा बुद्धिमानी है। वो अपनी ईगो को रिश्ते से ज्यादा महत्व नहीं देता। वो माफ करना और माफ मांगना दोनों जानता है। वो सुनता है, समझता है और सहानुभूति रखता है। वो रिश्तों में जीतने की नहीं, बल्कि जोड़ने की भावना से चलता है। कहानी, पति पत्नी और टूटा हुआ फूलदान। एक पति पत्नी थे जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन गलती से पति के हाथ से पत्नी का पसंदीदा फूलदान गिरकर टूट गया। वो फूलदान उसकी मां ने उसे दिया था और वो उसके लिए बहुत कीमती था। पत्नी बहुत नाराज और दुखी हुई। उसने पति पर चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम हमेशा इतने लापरवाह क्यों रहते हो? तुम्हें मेरी किसी चीज की कद्र नहीं है। पति भी बचाव में आ गया, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा, गलती से हो गया। तुम एक फूलदान के लिए इतना क्यों चिल्ला रही हो? बहस बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी जगह पर सही थे और अपनी बात को साबित करना चाहते थे। उनका अहंकार उनके प्यार पर हावी हो रहा था। तभी पति को एहसास हुआ। उसने सोचा, मैं ये बहस जीतकर क्या हासिल कर लूंगा? क्या टूटा हुआ फूलदान वापस आ जाएगा? नहीं, लेकिन मैं अपने रिश्ते को जरूर चोट पहुंचा रहा हूं। वो चुप हो गया। उसने अपनी पत्नी के पास जाकर उसका हाथ पकड़ा और शांत आवाज में कहा, तुम सही हो, मुझे ज्यादा सावधान रहना चाहिए था। मैं जानता हूं कि यह फूलदान तुम्हारे लिए कितना मायने रखता था। मुझे माफ कर दो। उसका यह सरल, अहंकारहित वाक्य एक जादू की तरह काम कर गया। पत्नी का गुस्सा भी शांत हो गया। उसने कहा, नहीं, मुझे भी तुम पर ऐसे नहीं चिल्लाना चाहिए था। गलती किसी से भी हो सकती है। उस एक पल की बुद्धिमानी ने उनके रिश्ते को एक बड़ी दरार से बचा लिया। आप बताइए,
क्या आपने कभी अपनी बुद्धिमानी से किसी टूटते हुए रिश्ते को बचाया है? गुण 30, आत्मा की आवाज को सुनना। और अब हम आते हैं बुद्धिमत्ता के उस अंतिम और सबसे गहरे गुण पर। यह है अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना और उस पर भरोसा करना। हमारा दिमाग तर्क, तथ्यों और विश्लेषण की भाषा बोलता है। समाज हमें बताता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन हमारे भीतर एक और गहरी आवाज होती है, हमारे दिल की, हमारी आत्मा की आवाज। यह आवाज अक्सर बहुत शांत और सूक्ष्म होती है और दुनिया के शोर में आसानी से दब जाती है। यह आवाज हमें बताती है कि हमारे लिए वास्तव में क्या सही है, हमारा असली रास्ता कौन सा है, भले ही वो तर्क के खिलाफ क्यों न हो। एक बुद्धिमान व्यक्ति तर्क और विश्लेषण का सम्मान करता है, लेकिन वो अपनी अंतरात्मा की आवाज को अंतिम मार्गदर्शक मानता है। वो दुनिया के शोर से हटकर उस भीतरी आवाज को सुनने के लिए समय निकालता है, और जब वो आवाज स्पष्ट होती है तो वो उस पर चलने का साहस रखता है। कहानी, युवा डॉक्टर और उसका गांव। एक बहुत ही होनहार युवक था जिसने शहर के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की थी। उसे अमेरिका के एक प्रसिद्ध अस्पताल से एक बहुत बड़ी नौकरी का प्रस्ताव मिला, जिसमें बहुत सारा पैसा और शोहरत थी। तार्किक रूप से यह सबसे सही फैसला था। उसके सभी दोस्त और परिवार वाले भी यही चाहते थे, लेकिन उसके दिल में एक बेचैनी थी। उसे बार बार अपने उस छोटे पिछड़े गांव की याद आती थी, जहां कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था और लोग छोटी छोटी बीमारियों से मर जाते थे। उसका दिमाग कहता था, अमेरिका जाओ, अपना करियर बनाओ। लेकिन उसका दिल, उसकी अंतरात्मा की आवाज कहती थी, तुम्हारे लोगों को तुम्हारी जरूरत है। वो कई दिनों तक इस दुविधा में रहा। फिर एक दिन उसने दुनिया के सारे शोर को बंद कर दिया और बस अपने भीतर की उस शांत आवाज को सुना। उसे एक अद्भुत शांति और स्पष्टता महसूस हुई। उसने अमेरिका का प्रस्ताव ठुकरा दिया और अपने गांव वापस लौट आया। उसने वहां एक छोटा सा क्लिनिक खोला। शुरू में लोगों ने उसे बेवकूफ कहा, लेकिन उसने जो आत्मसंतुष्टि और अपने लोगों की सेवा करके जो खुशी पाई, वो करोड़ों रुपए से भी बढ़कर थी। वो अपने जीवन के हर दिन को एक उद्देश्य के साथ जीता था। उसने अपने दिमाग की नहीं, अपनी आत्मा की आवाज सुनी, और यही उसकी सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता थी। आप कितनी बार अपने दिल की आवाज को अनसुना कर देते हैं क्योंकि दुनिया कुछ और कह रही होती है, और कब आप उसका अनुसरण करने का साहस दिखाते हैं? अगर इन बातों ने आपके हृदय में कोई नई जगह बनाई है, अगर इन्होंने आपको एक पल के लिए भी रुककर सोचने पर मजबूर किया है, तो इस ज्ञान की यात्रा को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश साझा करने से ही फैलता है। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए और अपनी बुद्धिमत्ता को हर दिन एक साधना की तरह जीते रहिए।